जरूर से हराना है। ये बात सुन के अब हमें पता चलता है कि आरिशु कौन है। रेबिका बताती है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, अब जो कि उसकी एक तरीके से एनिमी बन चुकी है। एमिली जो होती है वो धीरे धीरे करके अपने स्वॉट को कंफर्म करती जा रही होती है अपनी आर्नोल्ड एकेडमी के बच्चों को हराते हुए, और इस प्रकार वो अपना स्पॉट कंफर्म भी कर लेती है और दूसरा स्पॉट मिलता है आल को। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि इसे सच में शायद से खुद के ऊपर यकीन नहीं है कि आने वाला कंपटीशन जीतेगी या नहीं, इसलिए शायद से मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात के समय में वो एक बुक को देखता है और कहता है कि अब मुझे उसके लिए एक्सरसाइज प्लान करनी पड़ेगी। शाम के समय अब हमें दिखाया जाता है रे को, जो कि एमिली को कहता है कि अगर तुम्हें आने वाली स्वॉर्ड चैंपियनशिप सीखनी है और किस प्रकार जीतनी है तब मैं वो तुम्हें सिखा सकता हूँ, और तुम किस प्रकार जीतोगी उसकी ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, वो भी अपनी इस बुक की मदद से। ये बात जान के एमिली को उसके ऊपर यकीन हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि ये 7 ग्रैंड सॉर्सरर्स में से एक है जो कि आइस ब्लेड सॉर्सरर है, इसलिए वो उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाती है। अब एमिली के हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पहले एक पार्टी में तो गई थी, वहीं पे उसे आरिशु मिली थी और वो दोनों एक साथ दोस्त बन गए थे उसी पार्टी के अंदर। समय के साथ इनके रिश्ते आगे बढ़ते गए और ये एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और उसी दौरान आरिशु ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी एक अच्छी दोस्त बन के, और उसे गले भी लगाती है। पर उसी दौरान कुछ समय के बाद में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की मॉक बैटल होती है, जिसके अंदर एमिली और आरिशु एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बड़े ही आराम से आरिशु एमिलिया को हरा देती है और अपना हाथ भी आगे बढ़ाते उसे खड़ा करने के लिए, पर एमिलिया गुस्से में वहां से चली जाती है। तब से इनके रिश्ते उनके खराब हो गए थे। अब एमिलिया सोचने लगती है क्या वो सच में स्वॉर्ड्समैनशिप चैंपियनशिप जीतेगी या नहीं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि रे जो होता है अपना पावर रेंजर का मास्क लगा के आ जाता है। वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कराता है। सबसे पहले तो वो उसे दौड़ लगाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जैसे जैसे वो अपना स्टेमिना बढ़ाएगी वो फाइट में उतनी ही देर खड़ी हो पाएगी और इस प्रकार वो जीत सकती है। ये कहने के बाद वो उसे दौड़ लगाने के लिए कहता है। वो बैकवुड फॉरेस्ट के अंदर दौड़ लगाने लग जाते हैं और उसकी दौड़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो अपने घुटनों पे झुक जाती है। वो और ज़्यादा नहीं दौड़ सकती थी। रे उसके ऊपर चिल्लाने लगता और कहता है इस प्रकार तो तुम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली हो। अब वहीं एमिलिया को स्कूल के अंदर भी नींद आने लगती है। अब उसे पुशअप्स भी कराई जाती है वेट्स के साथ में, और उसे हर प्रकार की ट्रेनिंग रे देने लग जाता है जो कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट के अंदर काम आ सकती है। उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठोर होती है कि जब वो रात को भी सोती है तब उसे बुरे सपने आने लग जाते हैं, जिसके अंदर वो बड़ी तेजी से भाग रही थी। वो आरिशु का पीछा करते करते नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है वहाँ पे एलिसिया आ जाती है। एलिसिया के साथ में कैरेसी भी वहीं पे थी। अब वो उन दोनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग जाती है। वो कह रही थी क्या ये हेवन तो नहीं है, पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रे भागते हुए आता है, जो कि उसका नाम लेते हुए उठा रहा होता है। वो अपनी आंखें खोलती है, बाहर रे कुछ बजा रहा होता है उसे जगाने के लिए, और जगाते जगाते वो नीचे ही गिर जाता है। अब दूसरी तरफ एमिली जो होती है उसे नीचे गिरते हुए देख के बाहर आ जाती है। अब हॉस्टल के बाहर में सारी लड़कियां उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि वो ये चीज़ क्या कर रहा है, जिसमें बताता है कि मैं तो यहाँ पे एमिली को जगाने के लिए आया था, पर एमिलिया तो अब यहाँ पे है ही नहीं। वो उनसे जब माफ़ी मांग रहा था वो पीछे एमिलिया को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। उसका पीछा करने के लिए जाता है, पर वो उसे अपनी स्कूल के अंदर कहीं पे भी नहीं दिखाई देती है। अब वहीं उसे ऑल भी मिल जाता है। वो ऑल से उसके बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं तो अपनी ही बातों में भी खोया हुआ हूँ। उसके बाद में अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रे अपनी पावर का इस्तेमाल करके सर्च कर लेता है कि आखिरकार एमिलिया कहाँ पे है। एमिलिया एक डेस्क के नीचे छिपी थी। वहाँ पे रे आता है और कहता है कि आखिरकार तुम अपनी प्रैक्टिस से क्यों मुँह छिपा रही हो, तुम्हें एट दी एंड स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम स्पोर्ट्समैनशिप चैंपियनशिप में नहीं जाओगी तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। उसे घसीट के वहाँ से ले जाने लगता है और वहीं वो अपने क्लब वाले लोगों से बातें कर रहा होता है चेयर करने के लिए उसको स्पोर्ट्समैनशिप चैंपियनशिप लीग के अंदर, जिसके लिए वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वो अपनी सो कॉल्ड बॉडी को दिखाना चाहते थे और इस प्रकार वो उसे चेयर अप करना चाहते थे। वहीं रे का काम यहाँ पे फिनिश तो हो जाता है, इसलिए वो अपना दूसरा काम करने के लिए जाता है, जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एवी के रूम से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ एमिलिया जो होती है एलिशिया उसे बताती है कि उसने अपना पिछली बार का रिकॉर्ड भागने का वो तोड़ दिया है। ये बात सुन के वो हैरान थी। पीछे से एक लड़की उसकी तारीफ करके वहाँ से चली जाती है और वो लोग हैरान थे कि आखिरकार ये कौन है। फिर हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि रे है। रे जो है वो आरिशु के कॉलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एक कार्डबोर्ड के अंदर छिपते अंदर घुस तो जाता है
और वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि एक लड़की रो रही है। वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही होती है, इसलिए वो उसकी बड़ी बहन को ढूंढने के बहाने इस एकेडमी के अंदर भी जा सकती है और वो ऐसा ही करती है। वो उस लड़की को पूछती है कि आखिरकार तुम किसे ढूंढ रही हो। वो अपनी बहन आरिशु का नाम लेती है, तो वो समझ जाता है कि आरिशु की छोटी बहन है, इसलिए अब इसका काम और भी ज़्यादा बन जाएगा। अब वो उसको लेकर ढूंढने लग जाता है उसकी बड़ी सिस्टर को। वहीं उस एकेडमी की सारी लड़कियां रे को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उन्हें लग रहा होता है कि किसी तरीके की मॉडल है। वहीं दूसरी तरफ आरिशु एक चेयर पे बैठी हुई होती है। अब वो रे से बात करने लग जाती है और वो कहती है, मुझे पता है कि तुम इस एकेडमी की नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो। उसकी ये बात सुन के रे अब उसे हकीकत बताता है। 里へのですね、アリアーヌ様。ああ、そうさせてもらおう。 और ये तो चीज़ देख के वो एकदम से हैरान हो जाती है और इसे पता चल चुका था कि आर्नोल्ड एकेडमी का वही कॉमनर है जिसका मैजिक लेवल बच्चों को सरपास कर चुका है। वहीं रे जो होता है उससे स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए फाइट करना चाहता था। उसकी ये बात सुन के वो उससे ये फाइट करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो उसकी सिस्टर को ढूंढ के लेके आया था और वो उसकी इस तरह की रिक्वेस्ट को नहीं ठुकरा सकती थी। दोनों के बीच में अब स्वॉर्ड फाइट होने लग जाती है, जिसके अंदर अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है कहता है कि तुम अपने आप को बैक ऑफ बिल्कुल भी मत करना। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट होती है। उसी दौरान आरिशु की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। रे ये सारी बातें अपने मन में कह रहा होता है और उसी समय आरिशु अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और इस प्रकार वो रे को स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट में हरा देती है। पर रे उसे कहता है कि तुम्हें एमिलिया हरा देगी। उसकी ये बात सुन के वो हैरान थी और वो एमिलिया के बारे में जानना चाहती थी। पर रे जो होता है वो कहता है अब हम तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप के चैंपियनशिप लीग में ही मिलेंगे। उसकी बात सुन के वो हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रे के पास एक लड़की गुजरती, वो गिरने वाली थी पर रे उसे बचा लेता है। वो लड़की उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो बाद में उससे पूछती कि आखिरकार तुम किस एकेडमी की हो, जिस पर वो अपनी एकेडमी आर्नोल्ड बताती है और वो कहती है कि मैं ज़रूर अब तो आर्नोल्ड एकेडमी में आऊँगी, अब मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, तुम मेरा ज़रूर इंतज़ार करना। उसके बाद सुन के रे अब वहाँ से जाने लगता है, पर वो एट द एंड उसका नाम पूछने लग जाती है, जिस पे वो अपना नाम रे बताता है। ये बात जान के वो और भी हैरान हो चुकी थी और उसे अब यकीन हो चुका था ये ज़रूर वही कॉमनर है जिसकी चर्चा उसने भी सुनी है। और वो ये बात सुनने के बाद में रे जो होता है वहाँ से अब चला जाता है। तो दूसरी तरफ हमें प्रैक्टिस रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एमिली अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके पास में रे आता है। एक लड़की को रे की आवाज़ में सुन के वो सभी लोग हैरान थे और इसी दौरान उन्हें ये पता चल जाता है कि लड़की के भेष में और कोई नहीं बल्कि रे ही है और वहीं रे उन्हें इस मैजिक के बारे में बता देता है। वो लोग हैरान थे कि उन्होंने सुबह जिसे देखा वो सच में रे था। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है वो सभी लोगों को लिलिया से मिलाने के लिए लेके आया होता है। लिलिया जो होती है उन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब रे के और भी ज़्यादा दोस्त बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। एलिशिया जो होती है वो लिलिया की एक बुक लेके आई होती है जिसपे वो साइन चाहती थी। इसी वजह से लिलिया उस पर साइन कर देती है, पर वो एमिलिया से अकेले में बात करना चाहती थी। एमिलिया को एक अकेले रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे कार्ल जो होती है वो उसे किचन में लेके जाती है रे को, और वो बताती है कि इस बार की चैंपियनशिप लीग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अडंगा डालने की कोशिश करेगी जिसका नाम ग्रिम रीपर है। तुम्हें उनसे अपने बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और अपने दोस्तों के भी। वहीं दूसरी तरफ लिलिया जो होती है अब वो एमिलिया को बता रही होती है कि हमेशा रे मुझे लेटर लिखता है, वो लेटर में ज़्यादातर बस उसी के बारे में लिखा होता है, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। अब वो उसे रे के बारे में पूरी स्टोरी बता देती है कि वो उन्हें कैसे एक बैटलफील्ड के अंदर अनाथ लड़के के रूप में मिला था और उन्होंने उसे पालने की कोशिश की। वो हमेशा ही बैटलफील्ड के अंदर घिरा रहता था, आर्मी सोल्जर्स थे और उसकी एक नॉर्मल लाइफ नहीं रही है, पर वो जब से तुम्हारे साथ मिला है उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई है और वो चाहती है कि वो उसे पूरे तरीके से बदल दे एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। एमिलिया जो होती है इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो अब लोग वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे लिलिया जो होती है उन सभी को वहीं पे रुकने के लिए कहती है। एमिलिया की ट्रेनिंग वापस से शुरू हो जाती है। रे उसे मॉनिटर कर रहा होता है। रे को पता चल चुका था अभी ताकतवर बन चुकी है, इसलिए वो उसे बैकफुड फॉरेस्ट के अंदर लेके आता है। उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे रोज़ को जलाना है। ये बात तो सुन के वो हैरान थी, यानी कि अब उसे रे को हराना पड़ेगा। वो दोनों अपने स्वॉर्ड्स बाहर निकाल के आपस में फाइट करने लग जाते हैं और अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि वही स्वॉर्ड्समैनशिप चैंपियनशिप लीग शुरू हो जाती है, जहाँ पे दोनों तरफ से टीमों को बुलाया जाता है। वहीं आरिशु जो होती है एमिलिया से हाथ मिलाने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर एमिलिया जो होती है उसे हराने का वादा करके हाथ मिलाती है और अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कमज़ोर लड़के की फ़ाइट एमिलिया से होती है
और वहीं एमिलिया जो होती है वो उस बंदे को हराने के लिए पूरे तरीके से तैयार थी। उसके चेहरे पे डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो लड़का उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एमिलिया बड़े आसानी से उसे डॉज करते हुए अपने मैजिक से उसके उस फ्लावर को जला देती है। अब हमें बताया जाता है जैसे ही वो बैटलफील्ड के अंदर आई थी उसने वैसे ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा दिया था जब ये गेम शुरू हुई थी, एक छोटे से क्रैक के अंदर। और जैसे ही वो लड़का उस जगह पे आया उसने अपने मैजिक को जला दिया, जिसकी वजह से उसका फ्लावर अपने आप जल गया। उसे बिना इंजर्ड किए वो जीत चुकी थी। अब रे को अब हमें दिखाया जाता है जो कि ऑल के पास आता है और उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें अपना पूरा अच्छा करना पड़ेगा। ऑल उसकी बात सुन के फाइट के लिए जाता है जहाँ पे आरिशु उसकी फाइटिंग अपोनेंट थी। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऑल जो होता है आरिशु से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा होता है, पर आरिशु कहती है कि तुम हार मान जाओ, तो मेरे आगे नहीं जीतने वाले हो। पर ऑल को अब वही बातें याद आने लग जाती है जब हमारे हीरो रे ने उसे कहा था कि बंदा हार जब ही मानता है जब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। अगर वो हार नहीं मानेगा वो जीत सकता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे हराने की कोशिश करने लगता है, पर आरिशु अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे बड़े ही आसानी से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए एक मुक्का उसकी छाती पे मारती है और रिंग के बाहर जाके गिरता है। इस प्रकार आरिशु जो होती है जीत जाती है, पर ऑल को अपना सबक मिल चुका था। अब वो ताकतवर बनने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड जगह पे था। उसके ऊपर एक बंदा नजर बनाए रखा था जो कि ग्रिम रीपर ऑर्गेनाइजेशन का था। उसके पीछे एक शैडो आती है, उसका ध्यान उस पर जाता है, पर तभी वहाँ पे उसी क्लब का ही एक लीडर आ जाता है जो कि मसल वालों का था। वो उसे एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके आया होता है जहाँ पे प्रिंसिपल और बाकी के लोग बैठे हुए होते हैं, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है काल की। काल जैसे ही वहाँ पे आती है हमें पता चलता है कि काल जो है वो टॉप 4 फैमिलीज के अंदर में है। उसकी फैमिली हमेशा इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही संभालती है। उनका लीडर भी उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मेंबर है और वो यहाँ पे ग्रिम रीपर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की चाल को पढ़ने के लिए आए हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे टॉप फैमिलीज के हायर को पकड़ने के लिए आए हैं और उनसे मुंह मांगी रकम या किसी तरह की चीज़ हथियाना चाहते हैं। रे रात के समय ध्यान रखने के लिए जागता है, पर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नोटिस नहीं करता है जो कि उसकी नज़र में। दूसरी तरफ एमिलिया जो होती है अपने कमरे में जागी हुई होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती है उसकी कल की फाइट को लेके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलिसिया आती है जो कि उसे बताती है कि काफ़ी सारे बच्चे गायब हो गए हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ अब फाइटिंग अरीना के अंदर हमें दिखाया जाता है एक बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता है सिर्फ 0.2 सेकंड में अपने एनिमी को हरा के। वहीं वो बंदा जो होता है रे की तरफ देखता है और रे को पता चल जाता है कि आखिरकार ये कौन है। रात के समय अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आरिशु ट्रेनिंग कर रही होती है। उसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि पंचिंग बैग भी अपनी जान तोड़ देता है। उसी समय वहाँ पे आरिशु के फादर आते हैं उसकी छोटी बहन को लेके। वो आरिशु की तारीफ करते हैं और कहते हैं जिस प्रकार तुम इस पंचिंग बैग को तोड़ रही हो मैं चाहता हूँ कि तुम एमिलिया को भी इसी तरीके से तोड़ो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एवी और रे को जो कि दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो ट्रेनिंग के दौरान आपस में बात कर रहे होते कि आखिरकार कौन जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ अब एमिलिया के रूम के बाहर रे आता है। एमिलिया उसे अंदर नहीं लाना चाहती थी, जिस पे रे कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर तुम मुझे अंदर आने दो तो मैं तुम्हारी हर एक डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ये बात सुन के एमिलिया जो होती है वो उसे अंदर आने देती है क्योंकि रे उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। अब रे जैसे ही अंदर आता है वो एमिलिया से बात करने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आखिरकार स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट ही तो जीतनी है। मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग कराई थी वो काफ़ी रहेगी। अगर तुम स्वॉर्ड्समैनशिप चैंपियनशिप जीतना चाहती हो तो तुम उसकी फिक्र करना बंद करो। पर दूसरी तरफ एमिलिया को डर लग रहा था अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसकी फैमिली की बेइज्जती होगी और उसकी भी बेइज्जती होगी और वो खुद को एक अच्छी फैमिली और एक अच्छी डॉटर के रूप में कभी नहीं देख पाएगी। उसकी इस तरह की बातों को सुन के और उसकी आंखों में आंसू देख के अब रे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी वो भी होने लग जाता है क्योंकि वो उसने भी एमिलिया को अपना दोस्त माना था। वो उसे पकड़ के समझाने लगता है तुम चिंता मत करो, एक फ्लावर हमेशा खिलता है, चाहे वो बैटलफील्ड हो चाहे कोई बंजर ज़मीन ही क्यों ना हो, तुम भी उस फ्लावर की तरह हो, इस बार तुम फाइटिंग अरीना के अंदर खिलोगी। उसकी इस तरह की बात को सुन के एमिलिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वह कहती है जो भी तुम कह रहे हो क्या वो सच है? जिसके ऊपर वो कहता है हाँ, और वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके पीछे उसकी एक शील्ड बन के। ये बात सुन के एमिलिया उसे गले लगा लेती है और वो वहाँ पे सोने के लिए तभी राजी हुई थी जब वो उसके साथ उसी जगह पे बैठा रहेगा। ये बात तो सुन के रे जो होता है वो कहता है तुम आराम से सो सकती हो, मैं यहीं पे ही हूँ।
अब वो सपने के अंदर वही ट्रेनिंग को याद करने लग जाती है। वहीं रे को पता चलता है कि उसकी ट्रेनिंग में उसने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया था, जो कि वो लोगों से छिपाती हुई आ रही थी। और अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है उसे उठने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी फाइट शुरू होने वाली है आज के दिन में। और वहीं अब हमें दिखाया जाता है फाइटिंग अरीना के अंदर, जहाँ पे रे जो होता है वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं ना। वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम आ चुके हैं। अब रे से पूछा जाता है कि रे आखिरकार पिछली रात को कहाँ पे था, जिसपे वो बताता है कि वो एमिलिया के साथ उसके कमरे में था। ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आलिशिया जो होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, पर एवी कहता है कि तुम गलत मत सोचो। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि रे जो होता है वो एमिलिया को उसका रोज पकड़ाता है। एमिलिया उसे गले लगा के अपनी फाइट के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीडर को। लीडर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उनका एक मिशन अभी बाकी है जो कि उन्हें पूरा करना है। रे उस मिशन के लिए तैयार होता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग अरीना के अंदर आरिशु और एमिलिया एक दूसरे के सामने आ चुकी थी। उनकी फाइट शुरू होने वाली थी, जहाँ पे एमिलिया जो होती है शुरुआत से ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे फाइट करने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है एमिलिया शुरुआत में तो लग रहा होता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही है, पर वह कमज़ोर नहीं होती है। वो उसके अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, बिना रिंग से बाहर जाए। वो भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है, जहाँ पे उसकी मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड होती है। आरिशु थोड़ा पीछे जाती है और वो उसकी मैजिक पावर देख के हैरान होती है कि वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रही है। अंडरग्राउंड जगह के अंदर हमें दिखाया जाता है उसी बैटलफील्ड के कि काफ़ी सारे लोग ज़मीन पे पड़े हुए थे, जहाँ पे क्लैरिसा भी होती है। वो क्लैरिसा को उठाता है और कहता है कि तुम जाग जाओ, तुम्हें कुछ लोगों ने किडनैप किया था, हम बचाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। वो क्लैरिसा को अपने हाथ में उठाकर भागने की कोशिश करता है, पर उसे पता था इस तरह कुछ नहीं होगा। वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है उन सभी को रोकने के लिए। वहीं क्लैरिसा कहती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। अंधेरा छा जाता है, पर तभी रे जो होता है एंटी मैटर का इस्तेमाल करता है, उसके मैजिक को अपने आप कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड के अंदर भी मैजिक कैंसिल हो चुका था। अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर वो उन सभी को अपने स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है। वो सबको फ्रीज कर देता है, जहाँ पे लीडर आता है और लीडर सभी लोगों को वहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ पर एक क्लैरिसा को उठा के भाग जाता है। आरिशु के बीच में और एमिलिया के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती है। वो सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिरकार इनमें से कौन विनर निकलेगा। दोनों अपनी पावर का फुल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बैटलफील्ड जो होती है पूरे तरीके से वो तबाह होने लग जाती है। उसी दौरान आरिशु एक मुक्का मारती है, एमिलिया पीछे जाके गिरती है, पर उसी दौरान एमिलिया अपनी बटरफ्लाई की ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसमें नाकामयाब साबित हो रही होती है। सभी लोग आराम से दुखी हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या होने वाला है। पर तभी उसी दौरान जब एमिलिया अपनी आखिरी सांस तोड़ने वाली थी इस फाइट को लेके, उसी दौरान उसे अपने दोस्तों की याद आने लग जाती है कि कैसे उन सबको उस पर उम्मीद है। उसके ऊपर उम्मीद रे की भी है। रे तभी चिल्लाता है और एमिलिया को कहता है कि तुम फाइट करो, खड़ी हो जाओ। उसकी ये बात सुन के एमिलिया को एक अलग सी ही एनर्जी मिल जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसकी पावर का इस्तेमाल होने से काफ़ी सारी बटरफ्लाइज जो होती हैं वहाँ पे आ जाती हैं, और वहीं एमिलिया अपनी बटरफ्लाइज को आरिशु की तरफ छोड़ देती है। वो बटरफ्लाई जैसे ही आरिशु के पास में जाती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके हैंड्स के ऊपर जितने भी गार्ड्स थे वो टूट जाते हैं। ये देख के तो आरिशु हैरान थी, और इस प्रकार एमिलिया जो होती है अपनी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को एक एक करके उसके पास भेजने लग जाती है। आरिशु को नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हमें एमिलिया की पावर के बारे में बताया जाता है कि इस तरह की पावर है जो कि इनविजिबल डिफेंस के रूप में देखी जाती है। इस तरह की पावर आज तक हिस्ट्री में 1 से 2 ही लोगों को मिली है, और इस सेंचुरी के अंदर एमिलिया को ये पावर मिल चुकी है। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ बैटलफील्ड के ऊपर अब हमें दिखाया जाता है एमिलिया जो होती है वो अपनी जीत को सभी लोगों को दिखाने ही वाली होती है। आरिशु उसके ऊपर पंच मार रही होती है, पर एमिलिया की एक बटरफ्लाई की वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और इस प्रकार आरिशु जो होती है वो अपनी जगह पे गिर जाती है, पर एमिलिया की नोज से ब्लड निकलने लग जाता है। दोनों अपनी आखिरी लिमिट्स के ऊपर होती है। रे सभी को बता रहा होता है, पर दोनों देखना चाहती थी कि आखिरकार कौन जीतेगा। आरिशु जो होती है वो कहती है अब हम अपनी इस फाइट को ख़त्म करने वाले हैं। एक ब्लास्ट और होता है और आरिशु अपनी किक्स का इस्तेमाल करने लग जाती है। ब्लास्ट पे ब्लास्ट और मार्शल आर्ट एक दूसरे से टकराते हैं, और इन दोनों के बीच में फाइट इसी तरह और भी देर चलती है। हेड ऑन हेड बैटल के अंदर आरिशु और एमिलिया एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं और दोनों के पंचेज आपस में टकराते हैं, और इसी प्रकार अब हमें हमारा हीरो मिल जाता है जो कि होती है एमिलिया। आरिशु का रोज़ जो होता है उसी समय
ब्लास्ट हो जाता है, टूट के बिखर जाता है। आरिशु अपनी आंखें खोलती है जो कि वो एमिलिया की गोद में होती है। एमिलिया से कहती है कि आखिरकार तुम जीत ही गई, मैं शुरुआत से यही चाहती थी कि तुम अपनी पावर से जीतो। एमिलिया जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी पिछली बार के बर्ताव से शायद से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। ये बात सुन के आरिशु कहती है जब मैंने तुम्हें पिछली बार हराया था उसके बाद से ही मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई थी। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी वजह से इतनी दुखी हो जाओगी। और ये बात तो सुन के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जैसे कि उन्होंने बचपन में लगाया था और वादा किया था कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। वहीं दूर खड़ा रे भी ये सब देख रहा होता है और सभी लोग अब वहाँ पे उनके लिए चीयर करने लग जाते हैं। और वहीं आरिशु जो होती है एमिलिया को जीता हुआ घोषित कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया के पास में रे आता है। रे उसकी तारीफ करता है। एमिलिया भी उसे कहती है कि अगर तुम पिछली रात को मेरे साथ नहीं होते तो शायद से मैं नहीं जीत पाती और तुमने मुझसे वादा किया था। उसका वादा नाम सुन के वो कहता है किस तरह का, जिसमें उसे भूलने के लिए उसे कहती है। वहीं दूसरी तरफ वो बाकी की बातें करने लग जाती है जहाँ पे कि रे से पूछा जाता है कि इस बार का चैंपियनशिप का विनय तुम्हारे हिसाब से कौन होगा। और वो एमिलिया के बारे में पूछते हैं कि तुमने अपनी पावर्स क्यों छिपाई थी, जिसपे एमिलिया उसे ये चीज़ें नहीं बताना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रे जो होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एमिलिया जो होती है उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड के अंदर चैंपियनशिप का लास्ट राउंड शुरू होने वाला था, जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक ही झटके में रेबिका को हरा देता है। रेबिका उसका बाल भी बाकर नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसकी पावर जो होती है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। इसने वापस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है जो कि 0.01 सेकंड के अंदर अपने एनिमी को हराना। वो अपने स्वॉर्ड को सेध कर लेता है और इस प्रकार वो जीत जाता है। सारी ऑडियंस हैरान थी कि आखिरकार इस तरीके से कौन जीतता है। एनिमी की बेइज्जती हो जाती है। वो रे से कहता है जाते हुए कि रे मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि तुम अगले साल मुझसे फाइट करो। रे कहता है कि आखिरकार तुम अपने लेवल के बंदों से फाइट किया करो, बच्चों के गेम खेलने में तुम्हें क्या मज़े आते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए आया था पर मुझे पता नहीं था कि तुम इस गेम के अंदर नहीं आओगे। वो कहता है कि मैं ज़रूर दिखा दूंगा कि आइस ब्लेड सॉर्सर से ताकतवर मैं हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तीनों ग्रैंड सॉर्सरर्स को जो कि उसी ग्रिम ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास आते हैं और वो उनसे सच उगलवाना चाहते थे कि उन्हें किसने भेजा। इसके लिए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करते हैं। उसे कंट्रोल करने में कामयाब तो हो जाते हैं पर वो उनके मुंह से सच्चाई निकलवाने में कामयाब नहीं हो रहे होते हैं। एक ग्रैंड सॉर्सरर अपनी पूरी कोशिश करता है पर जैसे ही वो बंदा सच उगलने ही वाला था उसका मुंह अपने आप ही ब्लास्ट होने लग जाता है और धीरे धीरे करके उसके मुंह के ऊपर एक पिंपल आने लगता है और वो ब्लास्ट की वजह से एकदम से ही मारा जाता है। इस तरह की चीज़ देख के वो लोग कहते हैं कि ज़रूर इनको कंट्रोल किया गया था, तभी ये लोग फट गए। अकेडमी के अंदर अब हमें दिखाते हैं रे जो होता है कल्चरल इवेंट के लिए सभी लोगों को कहता है कि हमें मेड बनना चाहिए। मेड नाम सुन के वो नोबल्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग तो नोबल हैं, हम लोग मेड क्यों बनेंगे। जिसके ऊपर रे जो होता है शाम के समय में वो एमिलिया को समझाता है और एमिलिया जो होती है ये चीज़ देख के मान जाती है क्योंकि मेड जो होती है नोबल्स के लिए ही बनी होती है, वो उनके कल्चर का एक पार्ट है और अपने कल्चर को इस तरह नहीं झुका सकते हैं। रे को मेड का याद काल को देख के आई थी जहाँ पे काल जो थी वो भी मेड की ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एमिलिया को जब वो बात पता चलती है एमिलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उसे काल की वजह से ये चीज़ें याद आई। अब अगले दिन वो वापस से ये चीज़ें बता रहे होते हैं। उन्होंने इस बार मेड की ड्रेस को थोड़ा अपग्रेड किया है और इस बार उनकी पसंद की मेड की ड्रेस बनाई है जो कि थोड़ी पिंक कलर की है। ये चीज़ देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। ये चीज़ हंसी वाली भी थी कि इस प्रकार की मेड की ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अतरंगी उन लड़कियों के ऊपर लगेगी जो कि नोबल्स हैं। शाम के समय में रे जो होता है वो एमिलिया और वहीं फ्लावर ग्रुप के पास जाता है जहाँ पे फ्लावर ग्रुप की जो असिस्टेंट होती है वो कहती है रेबिका की एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके फादर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक बंदे के साथ में और वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसे नहीं तोड़ सकते हैं। वो बंदा अब एमिलिया का पूरे तरीके से एक पार्टनर बन चुका है। दूसरी तरफ एक बंदा रोड के समय रात में लोगों की सोल को खा रहा होता है और एक नकाबपोश आदमी वहाँ पे आता है जो कि कहता है कि तुम लोगों की सोल को खाना बंद करो, हमें अपना काम भी करना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेबिका को। रेबिका की आंखों से खून निकल रहा होता है। अगले दिन रेबिका के पास में रे आता है
रे उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जब वो उससे हाथ मिलाता है, जब उसे पता चलता है कि वो दुखी है, अब वो अपने क्लब के पास में जाता है जहाँ पे वो सभी लोग कैफ़े बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं मेड्स के लिए। वहाँ पे ऑल भी आता है। ऑल अब पूरे तरीके से बदल चुका था, वो भी उन लोगों की मदद करा रहा होता है। एवी भी उन लोगों की मदद कराते हुए कहता है ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आइडिया रहेगा आज तक की आर्नोल्ड की एकेडमी की हिस्ट्री के। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट जो होती है वो कह रही होती है फ्लावर ग्रुप के मेंबर्स धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे हैं जब से रेबिका की एंगेजमेंट के बारे में उन्हें पता चला है। रेबिका का जो बॉयफ्रेंड था वो किसी और ग्रुप का था, इसी वजह से उन लोगों को ऐसा लगा कि रेबिका ने उन्हें बिट्रे किया है, इसलिए उन्होंने इसके ग्रुप को छोड़ दिया और वो किसी और ग्रुप में चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात रे को पता चलती है तब वो उनका काम में हाथ बटाने के लिए आ चुका था, क्योंकि लोगों के जाने के बाद काम काफ़ी ज़्यादा आ गया था। इसलिए रेबिका जो होती है उसकी इस तरह की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी, रे आगे से खुद आया था। वहीं दूसरी तरफ रे जाते हुए असिस्टेंट उसके पास आती और कहती है कि रेबिका की फैमिली शायद से कुछ छिपा रही है, क्योंकि इसकी जिससे शादी हो रही है वो टॉप 3 फैमिलीज में से है ही नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात सुन के रे जो होता है असिस्टेंट से वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा, वो रेबिका का ध्यान रखेगा। वहीं रात के समय में अब हमें दिखाया जाता है रे जो होता है लिलिया के पास जाता है और उसे कहता है कि रेबिका की फैमिली के बारे में पता करो और उसकी एंगेजमेंट के बारे में, जिसमें लिलिया जो होती है काल को ये काम करने के लिए बोल देती है। अब लिलिया जो होती है उससे पूछती कि कल्चर प्रोग्राम के दिन वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ रे जो होता है बड़े ही आवाज और कॉन्फिडेंस से ऑल की बातें ही दोहराने लग जाता है, जहाँ पे कि ऑल ने उसे बताया था कि एक नोबल के पास सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी मेड होती है, जिनकी खूबसूरती का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। ये चीज़ वो जब रिपीट करता है, लिलिया उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो उसका आइडिया पूछती है जिसपे वो बताता है कि आइडिया उसने काल को देख के ही आया था, जहाँ पे काल जो है मेड की ड्रेस में उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, इसी वजह से उसने कल्चरल प्रोग्राम के दिन ये चीज़ करी है। काल ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, तो दूसरी तरफ लिलिया भी अब ये बात सोचने लग जाती है कि अगर वो भी मेड की ड्रेस में पहनेगी और अपनी व्हील चेयर पे जाएगी वो खूबसूरत लगेगी। जिस पे रे कुछ कहता है इस प्रकार के रोज से लिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो उसे आइस के अंदर बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर से वो अपनी आइस हटाती है। अब हमें दिखाया जाता है रात के समय में, जहाँ पे कि लिलिया जो हो रही है वो नहा रही होती है। रेबिका अपनी आंखों से एक सपना देख रही होती है जिसमें एक लड़का बैटलफील्ड में होता है, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। उसकी बहन वहाँ पे आती है जिसकी कि रेड हेयर नहीं बल्कि वाइट हेयर होते हैं और रेड आइज होती हैं। उसका नाम मारिया होता है, जिससे कि रे कुछ समय पहले टकराया था। वो अपनी बहन की हेल्थ के बारे में पूछती, जिस पे रेबिका उस पर ध्यान देने से मना कर और अब उसको सोने जाने के लिए कह देती है। कमरे के अंदर वो फूट फूट के रोने लग जाती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है क्लब के अंदर, जहाँ पे कि वो सभी लोग मेड की ड्रेस पहन के आए हुए होते हैं। एमिली काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, रे तारीफ करता है, पर तभी वहाँ पे एल्सिया की एंट्री होती है। एल्सिया जो होती है और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, वो उसकी भी तारीफ करता है। इसी वजह से एमिलिया अब उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो उसे पंच करते हुए कहती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भी तब हमारे क्लब का हिस्सा हो। तभी वहाँ पर क्लैरिसा आ जाती है जो कि घोस्ट बनी थी। उसकी क्लास के बच्चों ने घोस्ट बनने का नाटक करने का सोचा है इस बार के कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर। वहीं रे जो होता है उसकी भी तारीफ करता है कि वो खूबसूरत लग रही है। उसकी बात सुन के वो हैरान थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोगों को सर्व करने के लिए तैयार थे, पर दूसरी तरफ रे इसके अंदर और भी ज़्यादा तड़का डालना की सोचता है। रात के समय में वो रेबिका को उसके घर पे एस्कॉर्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पर रेबिका उससे बात कर रही होती कि वो क्लब को छोड़ने वाली है, क्योंकि अब वो आर्नोल्ड एकेडमी को भी अब उसकी शादी होने वाली है। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि उसका फियांस है, जिसका नाम एवन है। एवन जो होता है रे की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं इसको अकेले ले जाऊंगा। उसे ले जाने लगता है। उसे असिस्टेंट की बात भी याद आती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे तभी लीडर आता है जो कि उसे एक जगह चलने के लिए कहता है। एक सीक्रेट रूम के अंदर बातचीत चल रही होती है, जहाँ पे कि सभी ये बात कर रही होती कि ज़रूर वो लड़का रेबिका की उस आइस के पीछे पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, क्योंकि रेबिका की आइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर वो उसे मिल गई तो शायद से वो ताकतवर बन जाएगा। वही आदमी जो कि लोगों की सोल को खाता था, उसके पास नकाबपोश आदमी आता है। वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि एवन होता है। जब वो अपना नकाब हटाता है तब हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है।
अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि एवन रेबिका की आइस लेना चाहता था, पर वो उसका हाथ दूर कर देती है। पर एवन कहता है कि तुम ज़्यादा इतनी होशियारी मत करो, तुम्हारे फादर ने मुझसे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके अंदर तुम्हारी आइस मुझे दे दी जाएगी, तभी तुम टॉप 3 फैमिलीज के लीडर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। तुम्हारी बहन भी हमारे कब्जे में है। ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। अब वो एक बैटल फील्ड के अंदर सपने में आ जाती है जहाँ पे एक छोटा सा लड़का रो रहा होता है, उसके पास में लिलिया भी होती है। अब रेबिका को लगने लग जाता है कहीं ये शायद से रे तो नहीं है। वही लिलिया जो होती है उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से ले जाने लगती है क्योंकि वो एक बैटल फील्ड में है, वो रो नहीं सकता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रेबिका को वही चीज़ें याद आ रही होती है। वो रे से पूछना चाहती थी पर वो नहीं पूछते। दूसरी तरफ रे जो होता है रेबिका के पास में आता है, पर तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है खुद को रेबिका की सिस्टर बताते हुए, वो उसे बताती है। वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है वो उससे रेस करने लग जाता है। उसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा क्रिंज होती है जो कि अगर कोई और किसी के ऊपर मारे तब शायद से वो फेल हो जाए, पर एक ताकतवर बंदा है इसलिए वो इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि मैं रेबिका से भी ज़्यादा सुंदर हूँ, तू आखिरकार उसके पीछे क्यों पड़े हो। उसकी ये बात सुन के रे जो होता है वो कहने लग जाता है जैसा तुम सोच रही हो वैसी बात नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ते उसकी बहन की रखवाली करने का वादा करता है और वहीं दूर खड़ी हुई रेबिका जो होती है दूर से अपनी सिस्टर की इस हरकत को देख लेती है। रात के समय में अब उसे अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। उसी बात को सोचते हुए उसकी आइज़ जो होती है वो घूमने लग जाती है और उसी दौरान वो सो जाती है। दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ग्रेवयार्ड के ऊपर रो रहा होता है अपने दोस्तों की, और वहीं दूसरी तरफ वो किसी की प्रेजेंस को महसूस करता है। सपने के अंदर वो देखता है कि वो रेबिका है। रेबिका को अपने सपने में देख के हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। उससे बात करने की कोशिश करता है पर तभी उनका सपना डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी आँख खोलता है और वो कहता है कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, रेबिका मेरे सपने में क्यों दिखाई दी थी। उसकी आंखों से खून आने लगता है। अगले दिन वो रेबिका के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्यों ना आज के दिन हम टाइम अपना एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। रेबिका जो होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है क्योंकि उसकी मैरिज के बाद में वो किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती है। कल्चरल प्रोग्राम के दिन वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो दूसरे दिन अब हमें दिखाया जाता है कि रे जो होता है वो अपनी पूरा नकाब बदल लेता है, वो उसी लड़की में बदल जाता है जो कि सबसे खूबसूरत लग रही होती है। सबका ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, हर कोई इनके क्लब की तरफ जाता है। उसी दौरान अब हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे कि 2 ग्रैंड सॉर्सरर्स जो होते हैं वो कहते हैं एक तूफान आने वाला है। क्लब के अंदर हमें दिखाते हैं कि मारिया जो होती है वो उस लड़की को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वहीं एमिलिया जो होती है वो कहती है काफ़ी ज़्यादा गंदी एक्टिंग कर रहा है लड़की की। आरिशु भी हैरान होती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब रे जो होता है रेबिका के साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाता है, जहाँ पे रेबिका भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसके साथ टाइम स्पेंड करके। वो काफ़ी सारा टाइम इसी तरह स्पेंड करते हैं। वो घोष शो में भी जाते हैं जो कि क्लैरिसा का था, पर वो उससे नहीं डरते हैं। शाम का समय हो जाता है जहाँ पे रेबिका जो होती है वो रे से कहती है रे आज का दिन हमारा लास्ट था, शायद से अब हम इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें लास्ट बार गुड बाय कहना चाहती थी। ये कह के वो चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसके पास में एक वाइट हेयर लड़की आती है जो कि कहती है तुम्हारी बहन की जान खतरे में है, तुम्हें ही अब कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि रे को बताया जाता है कि सच में रेबिका की जान बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि वहाँ पे रेबिका के फादर आते हैं जो कि उन्हें सारी सच्चाइयाँ बताने लग जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और वो भीख में रेबिका की जान की भीख मांगने लग जाते हैं। नकाबपोश आदमी जो होता है वो कहता है अब हमें अपने प्लान को जल्द से जल्द चालू करना पड़ेगा। वो मसल मैन भी तैयार हो जाता है जो कि लोगों की सोल खाता है, जो कि कहता है मैं तो रे की सोल खाना चाहता हूँ। अगले दिन रेबिका आती है, वो रे से कहती है कि तो मेरी बहन की रखवाली करना, मैं तुम्हारे ऊपर ही ऐसी चीज़ छोड़ के जा सकती हूँ क्योंकि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं दिखने वाली हूँ। इसकी बात सुनकर रे काफ़ी ज़्यादा हैरान था, पर वो उसकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार होता है। अगले दिन वो अपने क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे कि वो मारिया का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर मारिया कहती है कि मैं जानती हूँ रे, ये तुम ही हो, तुम क्यों ना मेरी मदद करो मेरी बहन की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ रेबिका के पास में एवन आता है और जैसे ही वो उसके सामने आता है वो उसे टेलीपोर्ट करके कहीं ले जाता है। मारिया जो होती है वहाँ से जाने लग जाती है। एमिलिया पूछती क्या कर तुम क्या बात कर रहे थे, जिसके ऊपर रे जो होता है उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एमिलिया हैरान थी कि आखिर उसने कुछ भी क्यों नहीं बताया। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं एवन जो होता है एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है और वहीं अब वो रेबिका की आइस लेने के लिए तैयार होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रे जो होता है एक एक करके मॉन्स्टर्स को माउंटेन्स पे मारती हुई उनकी तरफ बढ़ रहा होता है।
पर उसे जैसे ही ध्यान पड़ता है कि सामने काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, पर तभी एक बटरफ्लाई उसके सामने आती है जो कि उसे बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रे के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं जो कि उसे यहाँ पे बचाने के लिए आए थे। एमिलिया कहती है कि तुम जाके रेबिका को बचाओ, बाकियों को हम देख लेंगे। वो उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। एवी अपनी किक्स का इस्तेमाल करता है और अपने फायर मैजिक का, तो दूसरी तरफ एलिशिया अपने टॉर्नेडो मैजिक का और क्लैरिसा अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। एमिली अपनी बटरफ्लाई का इस्तेमाल करती है, हवा में उड़ते हुए काफ़ी सारी बटरफ्लाइज को उनके ऊपर छोड़ देती है और एकदम से वो ब्लास्ट होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रे बीच में आके उसे प्रोटेक्ट करता है एमिलिया को। वहाँ पे नकाबपोश आदमी और वही मसलमैन आ जाता है। वो दोनों मिलके रे से फाइट करने की बात करने लगते हैं, पर दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं रे तुम आगे जाओ और रेबिका को बचाओ, बाकी काम यहाँ देख लेंगे। रे उन्हें थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है, पर उसकी आवाज़ वैसे ही थी। एक दिन पहले हमें पता चलता है कि रेबिका के फादर ने बताया था कि एवन एक कर्स लगा दिया था उनकी ब्लड लाइन के ऊपर। उसके बाद में रेबिका का जब जन्म हुआ, रेबिका अपने आप एक ब्लड वेसल बन गई थी आने वाले डीमन के लिए। अब हमें डर है कहीं मारिया भी वही तो नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेबिका की जान बचाओ, क्योंकि मैं कभी भी इन दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ। अब वो रेबिका को बचाने के लिए माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने लग जाता है। उसे काफ़ी सारी तकलीफ तो होती है, पर अब हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि मसलमैन आता है नकाबपोश आदमी के साथ में। नकाबपोश आदमी अपने सामने दूसरे एवन को देख के हैरान था, पर वो एवन एक लड़की में बदल जाती है जिसका नाम लीसा होता है। लीसा को देख के वो गुस्से में था, क्योंकि लीसा के साथ उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज जुड़ी है। वो कहता है कि तुम मेरी शक्ल बना के तुम इस रेबिका की फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो उसे मारने के लिए तैयार था। उसके साथ उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज थोड़ी जुड़ी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि मैं रेबिका को मारने के बाद कैसल के अंदर जाऊंगा और मैं पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दूंगा। उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा लीसा अपनी पावर मैजिक का इस्तेमाल करती है, रेबिका को बचा लेती है और वो कहती है कि तुम जब तक मैं यहाँ पे हूँ इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। रेबिका को पीछे कर देती है और वो कहती है कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वो एक पोर्टल बनाती है और उस पोर्टल के अंदर वो एवन को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ रे आता है। रे से वही मसलमैन फाइट करने के लिए तैयार था, वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर एक शील्ड आ जाती है। तभी वहाँ पे लीस आ जाती है। लीस अब वहाँ पे रे से कहने लग जाती है कि मैं फैब्रिकेट की ग्रैंड सॉर्सरर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब रेबिका को ओवरहीट कराऊं उसके बाद तुम उसके पास जाओ और उसकी पावर को सील कर दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उसकी पावर तुम्हारे साथ रेजोनेट करती है। तुमने पहले भी अपने साथ कुछ ऐसा होता हुआ देख लिया होगा, जिसके बारे में वो कहता है कि हाँ। और वहीं दूसरी तरफ वो बताती है अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर उसकी पावर सील नहीं की तो वो मारी जाएगी। हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें उसे जिंदा रखना है। उसके लिए वो मान जाता है। उसी समय मसलमैन जो होता है अब रे से फाइट करने लगता है। रे जो होता है अपनी क्रोनोस पावर का इस्तेमाल करता है और उसे फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ लीज जो होती है अलग डायमेंशन में, वहाँ पे चली जाती है इवान से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि रे जो होता है उसके ऊपर वो बंदा काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, वो उसकी स्वॉर्ड्स को भी तोड़ने लग जाता है। अब लीज जो होती है वो दूसरे डायमेंशन में इवान से बात करने लग जाती है। इवान को अपने प्लान्स को ड्रॉप करने के लिए कहती है, पर इवान कहता है कि मेरा प्लान बदल चुका है। मैं कुछ भी चीज़ नहीं चाहता हूँ, मैं किसी से बात करना नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के लीज हैरान थी। तो दूसरी तरफ इवान जो होता है वो कहता है तुम्हें हराने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो वही इंजेक्ट अपने अंदर सीरम कर लेता है जो कि शुरुआत में मिस ग्रे ने किया था। उसकी पावर बढ़ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, पर दूसरी तरफ लीज जो है वो एक ग्रैंड सॉर्सरर है। उसके सामने वो चाहे किसी भी तरीके की पावर का इस्तेमाल कर ले, पर वो लीज को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है। लीज जो होती है कुछ ही सेकंड के अंदर उसे बड़े ही आसानी से हरा देती है और इवान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। फिर हमारा इस डायमेंशन से सीन कट होता है जहाँ पे लीज उसे कहती है तुम अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। उसकी बात जैसे ही ख़त्म होती है इवान राख में बदल जाता है और उसकी बॉडी को वापस से रिजॉइन करती है, जहाँ पे इवान उससे माफ़ी मांगता है, पर वो कहता है कि अगर मैं जीत जाता तो शायद से मैं इस दुनिया को पूरी ख़त्म कर देता। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे रे जो होता है उससे फाइट कर रहा होता है उस बंदे से। वो मसलमैन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जहाँ पे कि सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे और वो बात करने लग जाते हैं कि रे की ही वजह से हम ताकतवर बने हैं जो कि हम इन मॉन्स्टर को ख़त्म कर पाए। पर तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके ऊपर अटैक करने के लिए वो अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा छोड़ने लग जाते हैं। काफ़ी सारे मैजिक सर्कल आ रहे होते हैं, पर तभी उनके ऊपर अटैक होता है और वहाँ पे ग्रैंड सॉर्सरर्स आ जाते हैं और काल भी। अब वो सभी लोग जो होते हैं एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लग जाते हैं और उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है वहाँ पे खड़े हुए सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने में, जहाँ पे काल एक साथ एक पूरे ग्रुप को निपटा देती है। तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो होती है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती हैं और काफ़ी सारे ड्रैगन से उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देती हैं।
इसी प्रकार बाकी के लोग भी यही करते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाते हैं। इस तरह की पावर तो देख के रे के सारे दोस्त हैरान थे कि वो पहली बार ग्रैंड सॉर्सरर्स को फाइट के दौरान देख रहे हैं। बाकी उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। अब वो आइस ब्लेड सॉर्सरर की फाइट देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि लिलिया होती है। लिलिया एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन करके उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस स्वॉर्ड का इम्पैक्ट दूसरी बैटलफील्ड में भी हुआ था, जहाँ पे रे और मसलमैन फाइट कर रहे थे। मसलमैन कहता है मुझे तुम्हें खत्म करने का टाइम आ गया है। वो अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करता है और अब वो अल्टीमेट स्किल वो उसके ऊपर छोड़ देता है। उसे लग रहा होता है कि वो उसे ख़त्म कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। रे की आंखें अभी भी खुली हुई थी, पर वो अपनी आखिरी लिमिट पे पहुंच चुका था। मायरा वहाँ पे आती है और वो कहने लग जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रेबिका। अगर तुम इस दुनिया में नहीं होती तब मैं और वहाँ पे बैठा हुआ जो रे है वो इस प्रकार की मुसीबत में नहीं पड़ता है। तुम्हारा जन्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है, तुम्हारे आसपास के भी लोगों के लिए। तो दूसरी तरफ मसलमैन जो होता है वो रे को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आइस ब्लेड सॉर्सरर इतने कमज़ोर होते होंगे। पर तभी रे जो होता है रेड आइस का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो उस बंदी के शरीर को जमाने लगता है और वो उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहा होता है। वो मसलमैन वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी ताकत का इस तरह से हमें डेमो दिखाओगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं मरने ही वाला हूँ। रे कहता है तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद उसे पूरे तरीके से जमा देता है और कहता है कि तुमने एक गलत बंदे से पंगा लिया था। ये कह के वो बेहोशी से नीचे गिर जाता है और उसे गिरता हुआ देख के दूर खड़ी रेबिका काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। पर दूसरी तरफ मायरा जो होती है वो उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ देती है और वो कहती है तुम्हारा जन्म ही होना हमारे लिए सबसे बदकिस्मती की बात थी। अगर तुम जन्म नहीं लेती तो इस प्रकार वो इस तरह की हालत में नहीं होता। दूसरी तरफ रेबिका जो होती है उसकी बातें सुन के गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या पता है कि मैं किस प्रकार की ज़िंदगी जी रही हूँ। तुम कभी पेरेंट्स की बात नहीं मानती थी। पर तभी वो उसके मुँह पे एक चाटा मार देती है। रेबिका अब उसके ऊपर आ जाती है और उसे मुक्का मारते हुए कहती है तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हें हमेशा रोकने की कोशिश करती थी, पर तुम मेरी कभी भी बात नहीं मानती। तुम हमेशा फैमिली को प्रॉब्लम में डालती थी। ये क्या मेरी गलती है? मैं तो तुमसे प्यार करती थी। ये कह के वो अपनी पावर को ओवरहीट कर लेती है और दूसरी तरफ रे की आंखें खुलती है। वो समझ चुका था कि अब ये काम मेरा है। वहाँ पे लीस आती है। लीस को देख के रे पूछता है कि तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। लीस कहती है कि तुम मेरी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ और उसे बचाओ। अब रे जो होता है उसके पास में जाता है रेबिका के और रेबिका को कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ। तुमने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे काम की हो। ये कहने के बाद में वो उसकी पावर को सील करने लग जाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था हमारे रे की भी पावर को किस प्रकार सील किया गया था जब उसने अपनी पावर को ओवरहीट कर लिया था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है और रे जो होता है रेबिका की पावर को सील कर चुका होता है। वो एक साथ चांद को देख रहे होते हैं। रेबिका के पास में एमलिया आती है और एमलिया जो होती है वो कहती है मेरे सुनने में आई थी तुमने रे के साथ कुछ किया है, जिसके ऊपर रेबिका शर्माने लग जाती है और वो कहती है कि स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट्स के दौरान भी तुमने भी तो कुछ किया था। एमलिया जो होती है उस बात को सामने नहीं आने देती है कि सिर्फ उसने हाथ पकड़ा था, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये बात सुनकर रेबिका जो होती है वो कहती है तुम चिंता मत करो, रे को मैं तुमसे नहीं छीनने वाली हूँ। रे मेरे ही प्यार में पागल होगा। एमली जो होती है उसकी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसती है और दोनों काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके की बात की चिटचैट करने लग जाती। उनकी बात रे को लेके थी, इसलिए रे की बाकी की गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती हैं जो कि उनकी बातों को सुन के उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो लोग उनसे मुंह बना लेती हैं कि वो आपस में रे को इस तरह बांट रही हैं और उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए वो उनको भी अपने साथ में ले लेती हैं और वो दोनों चारों रे की तारीफ करती हैं। एक आतिशबाजी होती है। रे अब हावर्ड की उस ग्रेव के ऊपर जाता है और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ, हावर्ड तुम हेवन में भी आराम करना। इस प्रकार अब हम दिखाया जाता है सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और इसी प्रकार ये सीरीज़ का यहीं पे खात्मा होता है। तो मिलती हैं अपनी एक और न्यू सीरीज़ के साथ अगले दिन में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।